एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं। हम ग्रेड 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने बहुत सारी चीजों को अभी तक जान लिया है। हमने जान लिया है कि फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, केमिकल चेंज किसको कहते हैं। केमिकल चेंज होने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसका मतलब कि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में भी जान चुके हैं। इसके साथ साथ हमने जान लिया था कि केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में कैसे चेंज करते हैं और केमिकल इक्वेशन में चेंज करने के लिए एक चैलेंज था हमारे पास कि हमें उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। और लास्ट क्लास इसी चीज के ऊपर बेस्ड थी कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके फॉर्मूले कैसे क्रिएट करेंगे। और उसके लिए मैंने कुछ आयंस को दिखाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इन आयंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करा हुआ था। लेकिन मैं प्लीज अभी बता देना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाया, लेकिन सारे फॉर्मूले इन्हीं आयंस पर नहीं बनेंगे। ये कुछ कॉमन आयंस है और कुछ कॉमन आयंस की मदद से आप कुछ कॉमन से फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन मैं इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप सारे ही फॉर्मूले अभी ही बनाना सीख जाओगे। तो कुल मिलाकर ये कि आपको एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको कुछ सिंबल्स याद होने चाहिए और साथ में ये कॉमन आयंस याद होने चाहिए, ताकि जो जनरलाइज्ड और जनरल जो फॉर्मूले हैं एटलीस्ट वो हम बना सके। और अगर हमें फॉर्मूले बनाने आ गए तो फिर हम आसानी से इक्वेशंस भी बना सकते हैं। तो आज की क्लास इसी पर बेस्ड है कि किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है, नॉन बैलेंसिंग क्या होती है, अगर वो अनबैलेंस्ड है और नॉन बैलेंस्ड है तो फिर उसको बैलेंस कैसे करेंगे। और सवाल ये रहेगा सबसे पहले कि भाई उनको बैलेंस करना ही क्यों है और बैलेंस क्यों करना है, इसीलिए हम जानेंगे कि बैलेंसिंग एंड नॉन बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, और तब हम जाके बैलेंसिंग करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आज हम 3 बातें पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शंस को इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बैलेंसिंग नॉन बैलेंसिंग क्या होती है, एंड लास्ट कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस को और इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि भाई इन आयंस को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ऑल द वे इन आयंस का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए आपको इन आयंस को ध्यान रखना ही पड़ेगा, याद करके रखना ही पड़ेगा और कुछ चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सल्फाइट, सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट, क्योंकि ये कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा हमें डिस्टिंग्विश कर देती हैं, अक्सर हम ध्यान नहीं देते। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला एंड कार्बोनेट का फॉर्मूला सेम यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन हाइड्राइड, हाइड्रोजन देख सकते हो H+ शो कर रहा है जबकि हाइड्राइड जो है वो H- शो कर रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एटम्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक न्यूट्रल फॉर्म में, एक चार्ज फॉर्म में। एंड चार्ज एटम्स को ही हम आयंस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आयंस का मतलब ही चार्ज एटम्स है। मैंने ये बोला चार्ज एटम्स को हम आयंस बोल सकते हैं। क्या मतलब है सर आपका? कहने का मतलब ये कि आयन जो है वो चार्ज पार्टिकल के लिए कहा जाता है। एंड मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कि पार्टिकल तो एटम भी हो सकता है एंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब आयन शब्द बोला जाता है तो वो चार्ज एटम भी हो सकता है, चार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो प्लीज अपने आप को सिर्फ एटम्स तक ही बांध कर मत रखना। और ये बात आप इवन समझ सकते हो जब आप पॉली एटॉमिक आयंस पढ़ रहे थे। भाई पॉली एटॉमिक का मतलब है एक से ज्यादा एटम वाले आयंस। अब अगर एक से ज्यादा एटम्स एक साथ रह रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल ही तो है। तो अमोनियम क्या है? अमोनियम एक चार्ज मॉलिक्यूल है, NH4+।
इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, चार्ज्ड एटम नहीं है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि आयन जब बोला जाएगा तो आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे सिर्फ चार्ज्ड एटम्स को आयन बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे चार्ज्ड एंटिटीज और चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम आयन बोलते हैं। तो चार्ज्ड एटम भी हो सकते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं रिएक्शंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। हमने दो रिएक्शन लिखी हुई है और इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑल द वे रिएक्शंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना ही मेन चैलेंज है। अगर आप रिएक्शंस को इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट कर ले रहे हो तो फिर आप आसानी से चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। आज की क्लास में हम बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल से रिएक्शंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे। लेकिन आगे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इवन अच्छे से अच्छे रिएक्शंस को भी इक्वेशन में कन्वर्ट करना एंड उनको बैलेंस करना सीखेंगे। अभी ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को इक्वेशन में बदलने का एक तरीका दिखा रहा हूं। और सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं इसको, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन है। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट को कन्वर्ट करेंगे। क्यों, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो रिएक्शन है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन हो रही है, हाँ, किसके किसके बीच हो रही है, तो सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। और उसकी वजह से बन क्या रहा है, तो उसकी वजह से बन रहा है सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सर, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल द वे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना चाहिए मुझे, बट स्पेस नॉट अवेलेबल, तो इसलिए हमने CO2 लिख दिया। बट वर्ड इक्वेशन में हमें तो वर्ड्स लिखने होते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे पूरा। अब सर इसी चीज को हमें कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में। ऑल द वे देखने वाली बात यह है कि अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता हो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता हो, वाटर का फॉर्मूला पता हो, तो इस पूरे को हम आसानी से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमें तो फॉर्मूला पता नहीं है, और अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले बनाए थे, फॉर्मूले बनाना सीखे थे, तो उन्हीं नॉलेज को याद करते हुए और उसी चीज को ध्यान रखते हुए हम फॉर्मूले अभी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो यहां कहीं लिख लेते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हमें इनके आयंस की जरूरत पड़ेगी, Na+ CO3 2-। अब यहां सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहां 1+ लिखा हुआ है। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं वैलेंसी। तो और कुछ नहीं, इन वैलेंसीज को ट्रांसफर करना है, एक की वैलेंसी दूसरे के पास एंड दूसरे की वैलेंसी पहले के पास। तो इस 1 को हम ट्रांसफर करेंगे CO3 के पास और इस 2 को हम ट्रांसफर करेंगे Na के पास। तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3 1। सर आपने ब्रैकेट के बाहर 1 क्यों लिखा, क्योंकि ऑल द वे मुझे कार्बोनेट में दिखाई दे रहा था कि इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये कि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। तो जो 1 आएगा वो कार्बन के लिए भी आएगा, ऑक्सीजन के लिए भी आएगा। और यही कारण है कि मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है वह 1। लेकिन ऑल द वे 1 आप लिखो ना लिखो उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा जब
तो सेम रिजल्ट देगा, हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इसीलिए हम इसको इवन लिख सकते हैं Na2CO3। ये रहा हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो सोडियम कार्बोनेट के बदले हम लिख सकते हैं Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जान चुके हैं, HCl होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए Na+, क्लोराइड के लिए माइनस। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है, चार्ज के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है। ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, फाइनली बन गया Na1Cl1 या फिर NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर के लिए H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। आप देख सकते हो कि ये है हमारा रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। दोबारा याद दिला दूं मैं, केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं होता, किसी भी रिएक्शन को शॉर्ट हैंड तरीके से लिखना, शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टली लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए हम एडिशन एंड एरोज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हो, यहां मुझे पता था कि रिएक्टेंट साइड कौन कौन है, तो सोडियम कार्बोनेट एंड HCl के बीच रिएक्शन हो रही थी, इसका मतलब कि यही ऐड हो रहे हैं, हमने इन दोनों को ऐड करा। उसके बाद बन क्या क्या रहा था, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा था प्लस वाटर बन रहा था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जबकि ये हमारे रिएक्टेंट्स थे। और अब हमने इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। हमारे पास दूसरा रिएक्शन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन मतलब रिएक्शन इन्हीं दोनों के बीच हो रही है, यही दोनों जुड़ रहे हैं और दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट्स में कौन कौन है सर, तो रिएक्टेंट्स में है नाइट्रोजन एंड साथ में हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे हम सारे के सारे फॉर्मूले नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑल द वे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ, क्योंकि वो चीजें बताते वक्त मैंने इवन ये बोला था कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनकी, और ये अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑल द वे हमने तो अभी स्टेप्स चढ़ना सीखा है। जब जब हम छत पे पहुंच जाएंगे तब हम देखेंगे कि क्या क्या बीच में खामियां थी। बट अभी कुछ चीजों को ध्यान रखते हुए, कुछ चीजों को ऐसा समझते हो कि बस यही होता है, इसको याद करके रखना है, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे फिर वो चीजें हमको रिवाइज होती जाएंगी और उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी समझ में आते जाएंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या बात है, एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, कुछ आयंस हैं, उन आयंस के बारे में, उन आयंस का अगर आपको पता है तो आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हो। कुछ फॉर्मूले, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले क्लास 10th के बन जाएंगे। और अब हमें जो जानकारी रखनी है वो ये कि आम तौर पे गैसेस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो आप कि गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स से हमें फॉर्मूला मिलता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, अगर मॉलिक्यूल में एटम्स का अरेंजमेंट पता है मुझे तो मैं बता सकता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। और यही कारण है कि मैंने अभी अभी बताया कि जनरली गैसेस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। और इसमें भी अगर मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दूं तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन आप देख रहे हो वो एक गैस है, तो इसका एग्जिस्टेंस प्रोबेबली N2 होना चाहिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन मैं प्लीज ये नहीं कह रहा कि सारे गैसेज, जो सारे के सारे गैसेज हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी सिंगल एटम्स के फॉर्म में, जैसे कि नोबल गैसेज हुए। ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं जो कि इवन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ओजोन हो गया। तो इसीलिए मैंने एक शब्द बोला है जनरली। जनरली मतलब आम तौर पे जो गैसेस होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और मॉलिक्यूल्स में भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आम तौर पे कॉमनली अगर आप देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे कॉमन गैसेज हैं, और ये आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही पाई जाएंगी। तो नाइट्रोजन बोले तो N2 रिएक्ट कर रहा है और कंबाइन हो रहा है किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ। अब अमोनिया, अमोनिया का ना फॉर्मूला आपको इस तरीके से नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ऑल द वे आपको इसका रियल जो होता है ना, स्कूल का जो नाम होता है, जब तक आपको स्कूल का नाम नहीं पता है तब तक आप स्कूल में उसके बारे में नहीं जान पाओगे। तो अमोनिया को हम लोग नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड कहते हैं, और उसी को कॉमनली अमोनिया बोल देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अमोनिया बोले तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जो है जुड़ते हैं तब बनता है हमारा अमोनिया। दोबारा, एक नाइट्रोजन के एटम के साथ जब 3 हाइड्रोजन ट्राईहाइड्राइड जब जुड़ते हैं तो फिर बनता है अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला कैसे NH3 बना और नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड का क्या स्ट्रक्चर है वो आगे हम चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। इवन N2 एंड H2 को लेकर भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स नहीं है। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में भी हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी यार मोटा मोटा बात करूं तो मुझे फॉर्मूला बनाना सीखना है और रिएक्शंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखना है। ऑल द वे सारे रिएक्शंस को इक्वेशन में अभी नहीं लिख पाएंगे हम, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीजों को हम लिख लेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हमें ध्यान हो जाएंगे, और तब हम आसानी से रिएक्शंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है रिएक्शन नंबर 1, जो कि देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो हमने नाइट्रोजन गैस को लिखा N2, हाइड्रोजन गैस को लिखा H2, एंड हमने अमोनिया के बारे में लिखा जो कि जिसका फॉर्मूला होता है NH3। और इस तरीके से हमने रिएक्शन 1 का केमिकल इक्वेशन बना दिया है। सवाल है कि सर पहले आपने 2 क्यों, पहले आपने फर्स्ट क्यों नहीं करा? उसके पीछे रीजन है कि आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों को बताना था, और इसीलिए हमने रिएक्शन नंबर 1 पहले नहीं कराया था। रिएक्शन 2 में ऑलरेडी आपके पास थोड़ी सी नॉलेज तो थी ही कि भाई फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, और यही कारण है कि पहले हमने रिएक्शन 2 करा। अब आते हैं हमारे आज के मेन मुद्दे पे, जो कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। और आज की क्लास में यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किन को कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किन को कहते हैं। 2 केमिकल इक्वेशन दिखा रहा हूं मैं आपको। एक केमिकल इक्वेशन ये रहा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं एंड कंबाइन होकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और एक केमिकल इक्वेशन ये रहा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके और कंबाइन होकर बनाते हैं H2O वाटर। इन दोनों अगर रिएक्शंस को आप देखो ध्यान से, तो फर्स्ट रिएक्शन जो कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का है, इस रिएक्शन में कार्बन के एटम्स कितने हैं? सर 1 एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहा होगा कार्बन का, किसके साथ? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आप देख रहे हो O2 फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला मॉलिक्यूल से उठाया जाता है, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 एटम्स एक साथ रहते होंगे, इसीलिए O2 है।
और इस तरीके से ये क्या बना रहा है, 3 एटम्स बना रहा है, जिसमें से एक एटम कार्बन का एंड 2 एटम्स हमारे ऑक्सीजन के। 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये कि जो नंबरिंग एटम्स की पहले थी, रिएक्शन से पहले थी, वही नंबरिंग हमें इवन रिएक्शन के बाद भी दिखाई दे रही है। ऐसे केमिकल इक्वेशंस को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और कुछ नहीं होते, ऐसे केमिकल इक्वेशंस होते हैं जिनमें एलिमेंट्स के एटम्स जितने रिएक्शन से पहले थे उतने ही रिएक्शन के बाद भी पाए जाते हैं। सर इसको बैलेंसिंग कहते हैं। ये बैलेंसिंग किस मतलब किस आधार पे आप ये कह रहे हो कि एटम्स कंजर्व्ड होने चाहिए? कंजर्व्ड ही तो है ये कि जितने एटम्स पहले थे उतने ही एटम्स बाद में। कंजर्वेशन का यही मीनिंग है कि एक्टिविटी होने से पहले जितनी चीजें थी, एक्टिविटी होने के बाद भी उतनी ही चीजें बनी हुई हैं। तो सर ये एटम्स का कंजर्वेशन बैलेंसिंग कहलाती है, ऑफ कोर्स। बट ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट आपने क्लास 9th में पढ़ा था एंड आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। आपने पढ़ा था कि मास कैन neither बी created nor be destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यानी नए एटम्स नहीं बनेंगे, नए मासेस नहीं बनेंगे एंड नए मासेस मतलब जो सॉरी जो ओल्ड मासेस हैं वो इवन डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे। यानी जो मासेस पहले होंगे वही मासेस बाद में भी होंगे। ऑल द वे कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट है, बट स्टिल क्लास 10th के लिए ये अभी के लिए भगवान है। और इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मास कंजर्व्ड रहने का दोबारा एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन मस्ट रिमेन सेम आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से पहले जो मास हमारे कार्बन के हैं, जो मास हमारे ऑक्सीजन के हैं, वही मास इवन केमिकल रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। और यही कारण है कि हम एटम्स को देख रहे हैं, क्योंकि ऑल द वे एटम्स के नंबर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मींस कि मास हमारा कंजर्व्ड है, क्योंकि ऑल द वे हर एटम का एक मास होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस कार्बन के एटम का मास 12U है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास 32U है, रिएक्शन के बाद भी यही चीज हमें दिखाई दे रही है, तो 12U एंड 32U। आप देख सकते हो कि रिएक्शन से पहले 44U का मास था एंड रिएक्शन के बाद 44U का ही मास है। मास कंजर्व्ड है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व्ड रहता है। और इसी बात के आधार पे मैंने बोला कि नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी कंजर्व्ड, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी कंजर्व्ड। हर एलिमेंट के जो एटम्स की काउंटिंग है और एटम्स की जो नंबरिंग है वो आपकी कंजर्व्ड रहनी चाहिए, क्योंकि एटम्स कंजर्व्ड रहेंगे तो फिर हमारा मास भी कंजर्व्ड रहेगा। वही अगर हम देखें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, लेकिन आफ्टर रिएक्शन टोटल आपको 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के बट एक एटम आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन का। अब आप देख सकते हो कि एटम्स कंजर्व्ड नहीं है एंड एटम्स कंजर्व्ड नहीं है, इसका मतलब क्या
कि यहां पर मास कंजर्वेशन जो है वो फेल हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यहां वैलिडेटेड नहीं है, और इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन नहीं प्लीज, केमिकल इक्वेशन। क्योंकि नेचर इस तरीके से एग्जिबिट नहीं करती है, नेचर पूरा बैलेंसिंग का ध्यान रखती है, लेकिन हम लिखते वक्त जो गलतियां कर दें, ऑल द वे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में नेचर नहीं लिख रही है, हम लिख रहे हैं। और हम लिख रहे हैं तो हमने हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा, वाटर का फॉर्मूला लिखा, लेकिन ये बैलेंस करना हमारी जिम्मेदारी है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना। नेचर अपने जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है वहां पे नेचर इस चीज का बड़ा ध्यान रख रही है और नेचर बैलेंसिंग कर रही है। हम लिखते वक्त इस चीज को बैलेंस हमें करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जबकि ये वाला जो इक्वेशन था इसको हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा गया कि बैलेंसिंग जो होती है वो किस चीज पर बेस्ड है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बोलना है कि आपको बताना है उनको कि बैलेंसिंग जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं हम कि भाई मास कंजर्व रहना चाहिए, और मास के कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि एटम्स का कंजर्वेशन बना रहे। अब आप देख सकते हो कि क्योंकि वन एटम का मास होता है 1 U, तो दो एटम्स का मास 2U हो गया। ऑक्सीजन की बात करें 32U, क्योंकि वन एटम का मास होता है 16U, एटॉमिक मास याद करो, आपने 9th में याद करा था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, यानी एक एटम का मास 16U होता है। तो दो एटम्स हैं यहाँ पे, तो 32U। भाई रिएक्शन से पहले टोटल 34U का मास है, लेकिन रिएक्शन के बाद अगर आप देख रहे हो तो दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, इसका मतलब कि 2U मास, लेकिन ऑक्सीजन का तो एक ही है 16U मास, टोटल हो गया 18U मास ऑफ वाटर। अब आप देख सकते हो 34U 18U, सर बैलेंस नहीं है, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं हो रहा है, और इसीलिए इस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सवाल है, सवाल दोबारा वही कि क्या बैलेंसिंग नेचर में होती है? नहीं, नेचर में बैलेंसिंग होती है, तो फिर हम क्यों ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूला मेंशन करा है, लेकिन या फिर हमने सिर्फ ये बताया कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, एक मॉलिक्यूल वाटर का बना, लेकिन इन रियलिटी कितने मॉलिक्यूल्स मिलकर कितने मॉलिक्यूल्स में बना रहे हैं ये बात हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया। तो ऑल द वे हमें करना क्या है, हमें इन्हीं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में। यहां एक चीज बता देना चाहता हूं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम स्केलेटल इक्वेशंस भी कहते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशंस बोले कोई और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोले कोई, आपको समझ जाना है ऐसे केमिकल इक्वेशंस जिसमें हर एलिमेंट के एटम्स कंजर्व नहीं है और मास कंजर्व्ड नहीं है, और ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए अब हम बैलेंसिंग करेंगे, हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा एग्जांपल, आपको दिया गया 3 टाइप के बॉल्स को अरेंज करने के लिए। मान लेते हैं कि ये जो ग्रीन बॉल्स हैं इनका इनका मास है 5 kg, ये जो पिंक बॉल्स हैं इनका मास है 2 kg, एंड ये जो ब्लू बॉल्स हैं इनका मास है 3 kg। तो आपके पास टोटल कितना मास था? तो अगर हम चेक करें 5 kg 5 kg 5 kg 15 kg, 2 kg 2 kg 19 kg,
प्लस में 3 और 3 6, 25 kg मास था जो कि आपको रीअरेंज करने के लिए दिया गया था। पहले इन बॉल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप इन बॉल्स का अरेंजमेंट चेंज करो। आपने बॉल्स का अरेंजमेंट चेंज करा और उस प्रोसेस में एक पिंक बॉल आपने खो दी। तो अगर आप टोटल मास अगर अभी आप देखेंगे तो 15 kg, 17 kg, 23 kg। क्या मास कंजर्व्ड है? नहीं सर। अरेंजमेंट से पहले 25 kg मास था, अरेंजमेंट के बाद 23 kg मास है। मास कंजर्व नहीं है, यानी ये जो अरेंजमेंट आपने चेंज करी है, इस प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ है। ये है आपका अनबैलेंस सिस्टम। और यहां अब बॉल्स के बदले एटम समझना है। तो भाई जो भी एटम्स थे, जिस भी एलिमेंट के जितने एटम्स थे, उतने ही एटम्स अगर बने रहें तो फिर आपका सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो 3 बॉल्स ग्रीन वाले, सर 3 बॉल्स अभी भी ग्रीन वाले हैं। 2 बॉल्स ब्लू वाले, अभी भी 2 बॉल्स ब्लू वाले हैं। 2 बॉल्स पिंक वाले, सर एक ही बॉल है पिंक वाला, बैलेंस नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप नीचे चेक कर सकते हो तो 25 kg, 25 kg। तो अगर मैं कहूं कि पहले वाले बच्चे ने भी रीअरेंजमेंट करा है, ये पहले वाले बच्चे के द्वारा रीअरेंजमेंट किया गया है, जबकि ये बॉय 2 ने करा हुआ है। तो पहले वाले बच्चे ने अनबैलेंसिंग कर दी है, लेकिन दूसरे वाले बच्चे ने बैलेंस वे में रीअरेंजमेंट करा है। तो ये है हमारा अनबैलेंस सिस्टम एंड ये हमारा बैलेंस सिस्टम। तो यहां पर बैलेंसिंग हो रही है, जबकि यहां पर बैलेंसिंग नहीं हुई है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और इसी चीज से ध्यान रखते हुए हमें ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि बैलेंसिंग करने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व करें। तो हाथ पाव मार के जो भी करना हो, हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड रहे, और नंबर ऑफ एटम्स को हमें कंजर्व करना पड़ेगा। और इस चीज ये प्रोसेस कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे वैसे तो, बट अभी एक एग्जांपल से पहले बैलेंसिंग करना सीख ले रहे हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बैलेंसिंग करते रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये क्वेश्चन था। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम होगा फॉर एलिमेंट्स, कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो पहला अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, एंड दूसरा आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन एलिमेंट है। फिर आप दूसरा कॉलम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, क्योंकि ऑल द वे नंबर ऑफ एटम्स ही बैलेंस्ड होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड जितने, उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड भी चेक करना है। इसका मतलब ये कि हमारा तीसरा कॉलम होगा किस लिए, तो वो होगा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड के लिए। ओके, तो अगर अभी हम देखें कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड, सर 2 है। प्रोडक्ट साइड 2 है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? सर रिएक्टेंट साइड 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो एक ही है। और बैलेंसिंग इसीलिए नहीं है, और ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के एटम सर कंजर्व नहीं है, और इसी की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो रहा है। यानी यहां पर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहां एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है।
क्या पॉसिबल है, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। एंड मल्टीप्लीकेशन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हो उतने। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन एक निकाल दिया या फिर एक ऑक्सीजन और जबरदस्ती उसके अंदर भर दिया। सिंपल सी बात है, अगर आप H2O है आपके पास, इसमें एक और ऑक्सीजन का एटम जबरदस्ती आपने डाल दिया, H2O2 बना दिया, तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये कुछ और हो जाएगा एंड ये कुछ और हो जाएगा। तो वाटर नहीं रहा, ये कुछ और बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। लेकिन अभी इसके बारे में नहीं जानना। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं सर? हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हैं, जैसे कि H2O के मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। यानी प्रोडक्ट साइड अगर मैंने 2 कर दिया ऑक्सीजन को, तो फिर बैलेंसिंग हो जाएगी। तो प्रोडक्ट साइड 2 करा हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक चीज नोटिस कर सकते हैं हमने ऑक्सीजन के लिए 2 मल्टीप्लाई करा था, तो साथ में हाइड्रोजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गए सर। रिएक्टेंट साइड में भी 2 हैं एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन चेंज हो गया, तो क्यों ना रिएक्टेंट साइड भी हम हाइड्रोजन की मात्रा बदल देते हैं और उसके लिए 2 ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुल मिलाकर हो गया 4। तो 4 एटम्स हो गए हैं रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के, 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें, 2 एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में, 2 एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में, और इस तरीके से बैलेंसिंग हो गई। इसकी मीनिंग क्या है? अगर मैं पार्टिकल लेवल पे समझाऊं, तो इसकी मीनिंग है कि आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे हाइड्रोजन के, किसके साथ रिएक्शन कराने के लिए? तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने के लिए। और बना गया, बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इस चीज को मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप इवन डायग्राम के हिसाब से भी देखो और समझो कि ये कैसे हुआ है। इमेजिन करते हैं कि रेड स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन के एटम्स, जबकि ब्लू स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन के एटम्स। तो कहानी क्या थी कि 2 एटम्स थे हमारे पास हाइड्रोजन के एंड 2 एटम्स थे हमारे पास ऑक्सीजन के। हुआ क्या सर? हुआ ये कि इनके बीच का जो बॉन्ड रहा होगा वो टूटा होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड रहा होगा वो टूटा होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के एटम्स फ्री हो गए होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स फ्री हो गए होंगे। फिर ये जो ऑक्सीजन का एटम था, ये जाके इन 2 के साथ जुड़ गया होगा, और जुड़ने की वजह से क्या बन गया होगा सर? जुड़ने की वजह से बन गया होगा एक मॉलिक्यूल वाटर का। ऐसा ही तो हुआ होगा सर। इस प्रोसेस में ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इस ऑक्सीजन के एटम की तो कोई कहानी नहीं दिखाई दे रही है। ये ऑक्सीजन का एटम कहां गया? जरूर यहां कहीं साथ में होगा ही होगा। तो नेचर में तो ये होता है कि जिन जिन के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो बन जाते हैं, जो बच जाते हैं वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्योंकि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज यहां पे आपने मेंशन नहीं करा है, आपको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ लेफ्ट आउट ना हो। दोबारा बोलो मैं, ऑल द वे आपको इस इक्वेशन को लिखते वक्त आपको ये लिखना चाहिए था, जब आप 1 1 लिख रहे थे तब।
तब आपको लिखना चाहिए था कि एक ऑक्सीजन का एटम भी फ्री होगा, बट आपने वो चीज नहीं लिखा, क्योंकि आप कुछ भी लेफ्ट आउट पार्ट नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई हाइड्रोजन जितने लिए, ऑक्सीजन जितने भी लिए, रिएक्शन होए एंड फाइनली वाटर ही बने और कुछ ना बने, आप ये चाहते हैं। तो इसका मतलब कि इस ऑक्सीजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आप देख रहे हो कि वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको एक और मॉलिक्यूल उठाना पड़ेगा हाइड्रोजन का, और ये जो एक और मॉलिक्यूल होगा इसके भी बॉन्ड्स टूटेंगे। टूटने की वजह से 2 एटम्स हाइड्रोजन के फ्री होंगे, एंड ये ऑक्सीजन का एटम इन दोनों के साथ जुड़ेगा और जुड़कर फाइनली वाटर का एक और मॉलिक्यूल प्रिपेयर होगा। एंड आई होप अभी आपको समझ में आया ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है। भाई क्यों मल्टीप्लिकेशन करें? क्योंकि ऑल द वे आपको ये दिखाने का है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, मॉलिक्यूल्स ही बन रहे, मतलब टोटैलिटी हो जा रही है भाई। जितने भी हमने एटम्स लिए हैं एलिमेंट्स के, वो टोटल मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेफ्ट नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं मोस्टली। हम इवन क्या कहते हैं, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो 2 आपने मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे, ये बता रहा है कि आपने 2 और एटम्स उठा लिए हैं, और कह लो आपने एक मॉलिक्यूल उठा लिया है हाइड्रोजन का। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो, आपको इस रिएक्शन को कन्वर्ट कराने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ आपको 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लगेंगे, ताकि 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन सके। देख रहे हो, रिएक्टेंट साइड ये था, प्रोडक्ट साइड ये हुआ, और बीच में प्रोसेस मैंने समझाया है कि भाई प्रोसेस में इस तरीके से एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हुआ है। ये केमिकल रिएक्शन दिखाई मैंने। तो केमिकल रिएक्शन होगा तभी तो एटॉमिक अरेंजमेंट बदलेगा, और तभी जाके हमें नए प्रॉपर्टीज के सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बैलेंसिंग क्या होती है। तो बैलेंसिंग में और कुछ नहीं होता, बैलेंसिंग में नंबर ऑफ एटम्स हम कंजर्व्ड करते हैं। एंड नंबर ऑफ एटम्स इसीलिए कंजर्व करते हैं ताकि हमारे नंबर और हमारा जो मास है वो कंजर्व्ड रहे। एंड मास के कंजर्वेशन के लिए हमें ये नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व करना बनता है। एंड इसी दौरान आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं और किस तरीके से नए बॉन्ड्स जुड़ते हैं, और ये होता है आपका बैलेंसिंग। एक बैलेंसिंग देखी हमने, इसके साथ साथ हम और भी बैलेंसिंग प्रोसेसेस को देखेंगे। तो ये रहा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन फॉर बैलेंसिंग। कह रहा सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट ऑलरेडी हम इनके फॉर्मूले को बना चुके हैं। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बना रहा है? तो सर बना रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन रहा है। अब हमको इसको बैलेंस करने का है, तो बैलेंस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या ये अनबैलेंस है या फिर नहीं। भाई अनबैलेंस होगा तभी तो बैलेंस करोगे। ऑलरेडी अगर बैलेंस होगा तो फिर आप उसको बैलेंस क्यों ही करोगे। तो फर्स्ट कॉलम किस लिए? फर्स्ट कॉलम इसलिए है ताकि हम एलिमेंट्स को मेंशन कर सकें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करें। सेकंड कॉलम किस लिए? तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड के लिए, इन रिएक्टेंट साइड। थर्ड कॉलम किस लिए? नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, इसके लिए सब।
तो कौन कौन से एटम्स हैं अगर आप देख रहे हो, फिर आपको पता चल रहा होगा सोडियम का एटम है, कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन का एटम है। इन्हीं के बीच जो भी नौटंकी हुई है। कहने का मतलब कि इन्हीं के बीच रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट इन्हीं का बदला है, और फाइनली इन्हीं के अरेंजमेंट में चेंज आने की वजह से क्या बना है, NaClHOCO। ऑल द वे इन्हीं के तो एटम्स हैं जो कि कंजर्व्ड नहीं, मतलब इन्हीं के एटम्स के बीच अरेंजमेंट चेंज हुई है। कहने का मतलब ये। और इस तरीके से हम इनकी सबसे पहले चेक करेंगे भाई क्या कहानी है इनका। तो सोडियम की बात करें, एक एटम है सोडियम। इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 है रिएक्शन से पहले। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड में 1 है। कार्बन अगर आप देख रहे हैं तो एक कार्बन है, एंड इधर भी एक कार्बन है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों में एक एक कार्बन है। ऑक्सीजन को चेक करें तो रिएक्शन से पहले और रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें 3 ऑक्सीजन के एटम्स है। प्रोडक्ट साइड में अगर आप देख रहे हो तो 1+2 के फॉर्म में है, ये भी 3 है। हम अलग अलग लिख रहे हैं जानबूझ के, ताकि हमें ध्यान रहे कि ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 जगहों पर है, एक वाटर के साथ भी है एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, एंड अगर वाटर में करना होगा तो फिर मैं इधर की तरफ मल्टीप्लीकेशन करूंगा। उसके साथ साथ एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आप देख रहे हो तो एक रिएक्टेंट साइड है, जबकि 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड। और लास्ट चीज है हमारा क्लोरीन, एंड आप नोटिस करो एक क्लोरीन का एटम है रिएक्टेंट साइड, वहीं प्रोडक्ट साइड भी एक है। बैलेंस कौन कौन है? कार्बन सर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है। कौन बैलेंस नहीं है? सोडियम बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो भाई रिएक्शन से पहले बोले तो रिएक्टेंट साइड सोडियम 2 था, प्रोडक्ट साइड एक ही है, यानी प्रोडक्ट साइड मुझे डबल करना पड़ेगा। एंड डबल करने के लिए मैंने क्या करा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, भाई प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा है, आप देख सकते हो प्रोडक्ट साइड में यही तो एक NaCl है, एक Na यही दिखाई दे रहा है। अब 2 से मैंने जैसे ही यहां मल्टीप्लाई करा तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन का भी 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ऑल द वे सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या चीज अनबैलेंस हो गया? क्लोरीन। इसका मतलब ये कि क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, एंड क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड ये रहा। जैसे ही रिएक्टेंट साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, आप देख सकते हो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लीकेशन हो गया है, एंड हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से इधर भी 2 हो गए। और इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, एंड फाइनली सोडियम भी बैलेंस हो गया। और कार्बन एंड ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस थे ही। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बन गया वो क्या बन गया, Na2CO3 प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और ये बैलेंस फॉर्म में क्या बन गया, तो 2NaCl 2HCl। यानी Na2CO3 बोले तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 molecules of HCl to form 2 molecules of NaCl plus 1 molecule of water plus 1 molecule of carbon dioxide। ये आपकी बैलेंसिंग। तो हमने अभी दूसरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करा, और इस दूसरे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त हमने देखा कि भाई पहले यही चीज हमने देख लिया था कि भाई ऑल द वे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना है, एंड नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड एटम्स ज्यादा हैं, किस साइड कम है। जिधर कम है उनको ज्यादा करो, और उसके लिए आपको मल्टीप्लीकेशन का सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑल द वे पूरा मॉलिक्यूल बढ़ेगा। इधर एक मॉलिक्यूल 3 में कन्वर्ट हो सकता है, 2 में कन्वर्ट हो सकता है, 10 में कन्वर्ट हो सकता है, यानी 10 मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे। भाई मॉलिक्यूल बढ़ेगा ना, आप एक्स्ट्रा पार्ट चाहते ही नहीं हो कुछ भी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगली चीज है हमारा फर्स्ट केमिकल इक्वेशन,
नाइट्रोजन आज का फर्स्ट, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म NH3। अगर मैं इसमें पूछूं कि एलिमेंट्स कौन कौन है, तो फिर आप बड़े आराम से बोलोगे सर दो एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नाइट्रोजन के कितने, दो हैं। हाइड्रोजन के कितने, दो हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, तो नाइट्रोजन के एक, हाइड्रोजन के तीन। अब इन्हीं को बैलेंस करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में दो हैं, प्रोडक्ट साइड में तीन है। सर दो को तीन बनाया नहीं जा सकता, तीन को दो नहीं बनाया जा सकता, क्या करें? तो आपको एलसीएम याद करना पड़ेगा। हमने मैथ्स में एलसीएम का तरीका सीखा था। तो इसका मतलब ये कि आपको एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसमें आप दोनों को कन्वर्ट कर सको। भाई मुझे 6 दिखाई दे रहा है, मैं 2 को 6 बना सकता हूं बाई मल्टीप्लाइंग 3, 6 बन जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई करने का मतलब कहाँ मल्टीप्लाई कर पाना है, रिएक्टेंट साइड में। एंड रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन में, ये बन गया 6। प्रोडक्ट साइड में भी 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। लेकिन देखने वाली बात है कि जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 ऑल द वे नाइट्रोजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ, जिसकी वजह से आपका नाइट्रोजन के दो एटम्स हो गए। ऑल द वे इसको भी बैलेंस करना ही था, ये ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो गया तो स्पेशली अलग से बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हमारा नाइट्रोजन दो एटम्स रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन 6 एटम्स रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको समझना चाहो तो आप यूं समझोगे कि आपको एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। अभी मैं मोल्स के टर्म्स में कुछ भी नहीं समझा रहा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के ताकि बन सके 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, ये लेना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंसिंग करने से इतना आइडिया लग रहा है कि हमें क्या कितने लेने पड़ेंगे। जैसे कि 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, तब जाके बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। वरना कुछ चीज ऐसी होगी जो फालतू की आपको अलग दिखाई देगी, अनस्टेबल होगी, तो रिएक्शन को वो कंप्लीट नहीं होने देगी, बीच में कहीं फंसा के रख देगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो, बैलेंस्ड वे में कंप्लीट हो, तो फिर आपको इतना अमाउंट लेना पड़ेगा। अगली चीज है जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल, तो ये रहा भाई जिंक मेटल, रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो H2SO4 के साथ आपको रिएक्शन हो रहा है और इसकी वजह से क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। यानी सर जिंक सल्फेट पहले बनाना पड़ेगा, हमें ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा। तो जिंक सल्फेट बना लेते हैं। जिंक के लिए हमारे पास आयनिक फॉर्म है Zn2+, सल्फेट के लिए SO4 2-। मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर आयंस काट सकते हो और वैलेंसीज को काट सकते हो, काट दो। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कुल मिलाकर 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, बन गया Zn1SO4 होल 1, और ये बन गया आपका ZnSO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं, और उसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले
एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट सर हमारे पास है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सल्फेट कोई एलिमेंट नहीं है, सल्फेट सल्फर एंड ऑक्सीजन से बना होता है, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स चेक करें रिएक्टेंट साइड में, तो जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, देख सकते हैं। सल्फर का कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो 1 एटम है, एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। वही नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में चेक करें, जिंक का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 4। सल्फर का 1, जिंक का भी 1, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए सर, सल्फर के 4 हो गए, सॉरी सल्फर के 1 हो गया सर, ऑक्सीजन के 4 हो गए, 4 हो गया, जिंक का 1 हो गया, बैलेंस है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे, कंबशन ऑफ मीथेन। ओ, मीथेन के बारे में तो सर हमने कभी सुना ही नहीं, कोई नहीं, अभी बस हम ध्यान रखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है CH4। चैप्टर नंबर 4 में हम मीथेन वगैरह, ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, तो हाँ मीथेन का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। बट अभी के लिए मीथेन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाने के लिए रिएक्ट कर रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाने के लिए रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चेक कर दें, सबसे पहला एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड में, तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन का 1 एटम है, देख सकते हैं आप, कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, तो भाई 0 नहीं हो सकता। अब 0 कार्बन मतलब है ही नहीं यहाँ पे कार्बन, तो अगर कुछ नहीं लिखा है उसके सबस्क्रिप्ट में, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 1 लिखा हुआ है। तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। वही नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड चेक करें, इन प्रोडक्ट साइड, तो आप नोट करोगे 1 कार्बन है, हाँ सर, 2 ऑक्सीजन है, प्लस में 1 और ऑक्सीजन है, 2 + 1 3, एंड हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन सर 2 है। ओके, इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, साथ में ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। सर यहाँ 2+1 के फॉर्म में क्यों लिख दिया है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 जगहों पर है, एक कार्बन के साथ है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, एंड दूसरा हाइड्रोजन के साथ है वाटर बनाने के लिए। तो दोनों को अलग अलग इसीलिए लिखा है ताकि अगर मैं एक तरफ बढ़ाऊं तो फिर उसका प्रभाव दूसरी तरफ ना पड़े या फिर दूसरे में ना पड़े। तो मैंने क्या करा, हाइड्रोजन देख रहा हूं मैं, पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं एक बारी, एंड हाइड्रोजन में मैंने 2 से मल्टीप्लीकेशन करा। अब जैसे ही प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा। अब जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, आप देख सकते हो ऑक्सीजन भी तो है यहाँ पे, और इसका मतलब ये कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब अगर हम नोट करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन 4 हो गए सर, कार्बन ऑलरेडी स्टेबल्ड है और उसके नंबर ऑफ एटम्स फिक्स है। अनबैलेंस क्या है अभी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, एक तरफ 2, दूसरी तरफ भी 2, टोटल मिला के हो गए 4, तो 4 एटम्स हो गए हमारे ऑक्सीजन के। रिएक्टेंट साइड में इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्योंकि रिएक्टेंट साइड में तो सिर्फ 2 ही एटम्स है ना यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गए 4 एटम्स। और अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो बैलेंसिंग के दौरान हमने 2 यहां मल्टीप्लाई करा, 2 मल्टीप्लाई यहां करा, और अब ये बन गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगली चीज, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, और क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सबके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाते हैं। आयनिक फॉर्म चेक करेंगे आप, तो इसका होता है Ag प्लस, इसका NO3 माइनस, और इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, फॉर्मूला बन गया AgNO3। सोडियम क्लोराइड की बात करें, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, तो सोडियम क्लोराइड छोड़ो, सोडियम नाइट्रेट बना लो, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के बारे में फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस करा था हमने। तो सोडियम नाइट्रेट के बारे में बात करें तो इसका हो गया Na प्लस, नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस। प्लीज मैं बता दूं, नाइट्रेट कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक पॉली एटॉमिक आयन है और एक मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल। तो आपको ध्यान रखने का है, ये 1 ये 1, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो Na1 NO3 के लिए 1, ये बन गया आपका NaNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्या फॉर्मूला, AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बना दो सर पहले, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर के लिए Ag प्लस, क्लोराइड के लिए Cl माइनस, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, फॉर्मूला बन गया Ag1Cl1, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर, AgCl फॉर्म्स AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब देख लेते भाई, पहली चीज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स के रूप में है Ag, बोले तो सिल्वर, नाइट्रेट में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड में Na एंड Cl। नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लेते हैं, आपको नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ चेक करना है, रिएक्टेंट साइड भी एंड प्रोडक्ट साइड भी। तो रिएक्टेंट साइड चेक करते हैं पहले। सिल्वर का एक ही एटम है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, Na का एक एटम है, क्लोरीन का एक ही एटम है। सिल्वर क्लोराइड को देखो, सॉरी प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, तो सिल्वर एक है, क्लोरीन एक है, ये लिख दिया क्लोरीन, सोडियम एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी सारे के सारे बैलेंस, और ऑलरेडी सारे के सारे बैलेंस होने का मतलब है कि सिल्वर के एटम्स रिएक्टेंट साइड भी एंड प्रोडक्ट साइड भी बराबर, नाइट्रोजन दोनों तरफ बराबर, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर, सोडियम दोनों तरफ बराबर, क्लोरीन भी दोनों तरफ बराबर। तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आगे, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब देखो बेरियम क्लोराइड का आपको वहां एटम नहीं दिखाई देगा, सॉरी आयन नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो फिर गूगल करो,
Ba2+ Cl1-, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, फॉर्मूला बन गया Ba1Cl2 BaCl2। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं BaCl2 reacts with sulfuric acid H2SO4 to form बेरियम सल्फेट। तो बेरियम के लिए है Ba2+, जैसा कि अभी मैंने बताया। सल्फेट के लिए SO4 2-। अच्छा, दोनों के आयंस कर सकते हैं, काट दो भाई। तो इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो Ba1SO4 1 बन गया BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया HCl। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें, और उसके लिए पहले हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो एलिमेंट चेक करें। तो एक है Ba, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है सल्फर, पांचवा है ऑक्सीजन। वही नंबर ऑफ एटम्स आप चेक करें रिएक्टेंट साइड में। इन रिएक्टेंट साइड तो Ba का एक ही एटम है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम्स है। वही नंबर ऑफ एटम्स चेक करें हम प्रोडक्ट साइड में। तो Ba एक ही है, S एक ही है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। ऑल द वे चैलेंज एक ही है कि भाई हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के 2 कर दो। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, अब क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी है तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के दोनों 2-2 हो गए। यानी इस रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए और कुछ नहीं था, HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। और इस तरीके से ये वाला केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो पहले ये अनबैलेंस था, अब हमने इसको बैलेंस कर दिया। आई होप अभी बहुत सारी चीजों को देख के आपको समझ में आ रहा हो कि बैलेंसिंग कैसे करना है, फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखना है, इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना है, ये बात भी समझ में आ गई होगी, और बैलेंसिंग करनी कैसे, ये बात भी समझ में आ रही होगी। आप और भी क्वेश्चंस को ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा। आगे हम और भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते वक्त जो भी रिएक्शंस आएंगे उनको भी बैलेंस करेंगे। तो जब हम रिएक्शंस को बैलेंस करते जाएंगे तो फिर हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। इस दौरान आपको स्पेशल चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि बेरियम का भी आपको समझ में आ गया कि इसका Ba2+ आयनिक फॉर्म होता है। तो आगे कहीं भी बेरियम सल्फेट बनाना हो, बेरियम क्लोराइड बनाना हो, इसके साथ साथ कुछ और भी बनाना हो, तो फिर आप आराम से इस आयनिक फॉर्म को यूज करके फॉर्मूला बना पाएंगे। और अब हम अपने इस पूरी क्लास की समरी ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो अगर अब देखें हम कि हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना कि केमिकल चेंज कराने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन कौन सी पहचान है या गुण है जिनसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछे तो आप बोलोगे इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हमने इसमें टोटली 5 चेंजेस को और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था। फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना। फिर हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो किसी भी रिएक्शन को शॉर्टली लिखने का तरीका केमिकल इक्वेशन होता है। फिर हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखे थे, और आज हमने बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग के बारे में सीखा।
तो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाना, और एक और चीज हमने जाना है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, और साथ ही बैलेंस करना भी सीखा हमने। मैं प्लीज अभी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि अभी आप सब कुछ बैलेंस करना सीख गए हो। धीरे धीरे इवन 11th 12th में भी आपको इतने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे, इक्वेशंस होंगे जिनको बैलेंस करना होगा। तो अभी क्लास 10th के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा सीखो, और इसके लिए आपको क्या चीज पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही क्यों करना है। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि मास कंजर्व रहता है, और मास के कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी, और इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे। हमने कुछ रिएक्शंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करा, उनको बैलेंस भी करा इवन, और फाइनली धीरे धीरे आगे बढ़ते वक्त और भी जो इक्वेशंस दिखेंगे उनको बैलेंस भी करेंगे। अगर चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने चाहने वालों को भेजें, और साथ में कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि ऑल द वे अगर मुझे डाउट्स दिखाई देते हैं तो फिर मैं उनको रिजॉल्व करूं आपके लिए। एंड अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।